हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द अकाउंट वाला यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि अभी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का अपना चैप्टर चल रहा है, वन शॉट वीडियो। पिछले क्लास में जो है हम इसको डिटेल में डिस्कशन किए थे और आज हम इसका कार्बन तथा यौगिक का जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का है सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं, क्योंकि एक दिन में पूरा कार्बन चैप्टर को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था। करने के तो 3-4 घंटा में उसको क्या जा सकता था, लेकिन फिर उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 3-4 घंटा का वीडियो देखने में बहुत लेंदी और बहुत बोरियत फील होता है। क्लियर? इसीलिए जो है इस कार्बन और तथा यौगिक का जो चैप्टर है इसको हम जो है 3-4 पार्ट में लाएंगे। कल जो था हम इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिए थे और आज जो है हम कार्बन तथा यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं। क्लियर? ये जो पार्ट होगा ये इसमें भी बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट होगा और ये पार्ट जो है पहले पार्ट से और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। क्लियर? तो आज हम जो है इसका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो हम चलते हैं अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। पिछले क्लास में आपको याद होगा तो हम पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे सहसंयोजक आबंध क्या है, आयनिक आबंध क्या होता है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है। क्लियर? इसी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सहसंयोजक आबंध या आयनिक आबंध। ये तमाम चीज के बारे में बताए थे। सहसंयोजक आबंध का क्या गुण होता है, क्या विशेषता होता है, सहसंयोजक आबंध कितने प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक आबंध कहते किसको हैं, इसके अलावे जो है आयनिक आबंध क्या होता है, इसका क्या विशेषता होता है, ये तमाम चीज के बारे में जो है हम अपने पिछले क्लास में क्या किए थे, बातचीत किए थे। क्लियर? आज हम जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले जो है अपना हेडिंग दे देते हैं क्लियर। तो जब हम यहाँ हेडिंग दे दिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लियर, तो पिछले क्लास में हम बताए थे कार्बन को लिखते हैं सी से, इसका जो है परमाणु संख्या होता है 6 और इसका द्रव्यमान कितना होता है 12। क्लियर? इसका विन्यास के बारे में बात करें, ये जो विन्यास होता है ये क्या होता है 2 और 4 होता है। क्लियर? ये पिछले क्लास में हम बात किए थे। क्लियर? इसका मतलब है कि कार्बन का संयोजकता कितना है, कार्बन का जो ये संयोजकता है, संयोजकता ये कितना है 7। कार्बन का जो वैलेंसी है, संयोजकता, वो कितना होता है 4। इसका मतलब क्या है, कार्बन का इस वैलेंसी या संयोजकता 4 है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ सकता है, मतलब कार्बन जो है 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ सकता है। इसके अलावे 4 अन्य किसी और तत्व के परमाणुओं से क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। क्लियर? तो ये सारा बात याद रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन का जो होता है ना वैलेंसी कितना होता है 4। वैलेंसी का मतलब क्या है कि कार्बन जो होता है अन्य 4 कार्बन के परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है। क्लियर? या कार्बन किसी अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि कार्बन का बात करें, कार्बनिक जो यौगिक है अभी के समय में जो है 4 करोड़ से भी ज्यादा जो है कार्बनिक यौगिक बना हुआ है। क्लियर? अब सवाल उठता है कि कार्बन की संख्या, कार्बनिक यौगिक की संख्या इतना ज्यादा होने के पीछे क्या रीजन है, कारण क्या है, कोई तो कारण होगा। तो इसका बहुत सारा कारण है। कार्बन का जो विशेषता होता है, कार्बन में गुण जो होता है बहुत अलग अलग प्रकृति का गुण पाया जाता है। क्लियर? इसमें समयवता का गुण पाया जाता है। इसके अलावे जो होता है ये कार्बन का अपरूप भी बहुत होता है। क्या होता है? कार्बन का जो पहला गुण है, ये कार्बन जो होता है अपरूप के रूप में होता है। किस रूप में? अपरूप के रूप में अपरूप होता है इसका। इसके अलावे इसका समयवता बहुत ज्यादा होता है। कार्बन का समयवता का गुण देखा गया है। क्लियर? इसके अलावे कार्बन अपने में जुड़ता है, कार्बन अपने आप में जुड़ने की क्षमता होता है।
तो कार्बन का क्या है कि बहुत सारा गुण होता है, उसी गुण के कारण का जो यौगिक है वो बहुत ज्यादा संख्या में है। कार्बन जो है वो अपरूप में पाया जाता है, एलोट्रॉप्स इसको बोलते हैं, एलोट्रॉप्स के फॉर्म में। इसके बाद होता है आइसोमर, आइसोमर और अपने आप में जुड़ने का गुण इसमें पाया जाता है। इसका मतलब है कार्बन जो होता है, कार्बन ये अपने आप में जुड़ करके, कार्बन अपने आप में जुड़ करके श्रृंखला बना सकता है। क्या बना सकता है? श्रृंखला। कार्बन अपने आप में जुड़ करके श्रृंखला बना सकता है, क्लियर। इसके अलावे चेन में जुड़ सकता है। क्या जुड़ सकता है? चेन में जुड़ सकता है। इसके बाद ये क्या है? क्लोज, बंद जो है, बंद स्ट्रक्चर भी बना सकता है, बंद श्रृंखला भी बना सकता है, क्लियर। तो कहने का मतलब है कि ये चेन में जुड़ सकता है, कार्बन अपने आप से क्या कर सकता है? चेन में जुड़ सकता है, क्लियर। एक हो गया चेन में, एक हो गया लॉन्ग चेन में जुड़ सकता है। ये चेन मतलब ब्रांच में जुड़ सकता है, ब्रांच चेन में, क्लियर। ये ब्रांच में जुड़ सकता है, लॉन्ग चेन में जुड़ सकता है। इसके बाद है ये क्लोज्ड बना सकता है। क्या बना सकता है? क्लोज्ड में जुड़ सकता है, क्लियर। तो कहने का मतलब है कि कार्बन अपने आप में जुड़ करके एक लंबा चेन बना सकता है, क्लियर। कार्बन अपने आप में जुड़ करके श्रृंखला में जुड़ सकता है, मतलब ब्रांचेज में, शाखाएं में जुड़ सकता है। श्रृंखला मतलब शाखाएं में जुड़ सकता है। क्या? शाखाएं में जुड़ सकता है, क्लियर। इसके अलावे जो होता है वो एक बंद जो होता है श्रृंखला में भी जुड़ सकता है, क्लियर। बंद श्रृंखला का बात करें तो कार्बन जो होता है इस तरह से भी क्या कर सकता है? जुड़ सकता। ये जो है, ये जो है कार्बन का कौन सा श्रृंखला है? बंद श्रृंखला है। कौन सा श्रृंखला है? बंद श्रृंखला, क्लियर। तो ये कार्बन इस तरह से अपने आप में जुड़ सकता है। अच्छे से देख लो, क्लियर। तो यहां तक बात समझ आ गया कि कार्बन का यौगिक बहुत ज्यादा मात्रा में है। कार्बन की यौगिक जो होती है उसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, 4 करोड़ से भी ज्यादा कार्बन यौगिक पाए जाते हैं, क्लियर। तो ये इतना अधिक संख्या में पाए जाने का मुख्य रीजन क्या है? इसमें बहुत मुख्य रीजन ये है, पहला है कि कार्बन का अपरूप पाया जाता है, क्लियर। इसके अलावे कार्बन जो होता है इसमें समयवता का गुण देखा गया है, आइसोमेरिज्म का गुण देखा गया है। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है, सबसे महत्वपूर्ण गुण कार्बन में ये होता है कि कार्बन अपने अपने में जुड़ करके एक लंबा चेन बना सकता है, क्लियर। इसके अलावे वो श्रृंखला में जुड़ सकता है, शाखाएं बना सकता है। इसके अलावा वो बंद शाखाएं भी बना सकता है, बंद श्रृंखला में भी जुड़ सकता है। तो कार्बन के इन्हीं सभी गुणों के कारण जो होता है कार्बन की यौगिक की संख्या बहुत ज्यादा है, क्लियर। चलो यहां तक बात क्लियर। चलो अगला चलते हैं, और अगला जो अपना टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, अगला जो बात करेंगे वो है जैव शक्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? जैव शक्ति का सिद्धांत। इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोलते हैं? अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जैव शक्ति का सिद्धांत है ये क्या होता है, क्या डिस्कस करेंगे। जैव शक्ति का सिद्धांत क्या होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बर्जिलियस। क्या लिखते हैं? अब बर्जिलियस क्यों लिखे हैं इसके पीछे भी कारण है, और एक लिख रहे हैं बोहलर। क्या लिख रहे हैं? बोहलर। अब जब हम जैव शक्ति के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी होता क्या है, तो इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जैव शक्ति का जो सिद्धांत दिया है, वो जैव शक्ति का जो सिद्धांत दिया है वो कौन दिया है? वो दिया है बर्जिलियस। कौन दिया है? जैव शक्ति का सिद्धांत जो दिया है वो बर्जिलियस दिया है। कौन दिया बाबू? बर्जिलियस, क्लियर। तो बर्जिलियस के अनुसार, ये बर्जिलियस के अनुसार जो है, जैव बर्जिलियस का कहना था कि जितना भी कार्बनिक यौगिक है उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम लैब में नहीं बना सकते, मतलब उसको जो है कृत्रिम तरीका से हम नहीं बना सकते हैं। मतलब बर्जिलियस का कहना था कि कार्बनिक यौगिक जो है, क्या है बाबू? ये जो कार्बनिक यौगिक है, कौन सा? कार्बनिक यौगिक को जो है हम कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते हैं। कार्बनिक यौगिक को
तो भाई जैव शक्ति का बात करें, जैव शक्ति वाइटल फोर्स थ्योरी का बात करें तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो दिया था वो कौन दिया था? बर्जिलियस। कौन दिया था? बर्जिलियस। बर्जिलियस जो था एक कॉलेज का प्रोफेसर था, ठीक है। तो बर्जिलियस जो था वो वाइटल फोर्स थ्योरी दिया, और बर्जिलियस बोला था कि जितना भी कार्बनिक यौगिक है इसको हम कृत्रिम रूप में क्या कर सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। कृत्रिम रूप का तात्पर्य ये होता है कि इसको हम किसी लैब में, किसी प्रयोगशाला में जो है कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकते हैं। क्लियर? ये कौन बोला बाबू? ये बर्जिलियस बोला। क्या बोला? तो बर्जिलियस बोला कि जितना भी कार्बनिक यौगिक है उसको हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, उसको कृत्रिम तरीका से नहीं बना सकते, मतलब कार्बनिक यौगिक को कोई व्यक्ति नहीं बना सकता है। क्लियर? ये कहना था बर्जिलियस का। क्लियर? ये किसका कहना था? बर्जिलियस का। क्लियर? लेकिन इसका जो चेला था, चेला का बात करें, चेला का मतलब क्या? इसका जो ये स्टूडेंट था, ये बोहलर जो था स्टूडेंट था। ये क्या था बाबू? विद्यार्थी था, स्टूडेंट था। क्लियर? ये जो था ये विद्यार्थी था। क्लियर? ये स्टूडेंट था किसका? ये स्टूडेंट था किसका? बर्जिलियस का। बोहलर जो था ये स्टूडेंट था किसका? बर्जिलियस का। बोहलर क्या किया? बोहलर ये कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बना दिया। क्या कर दिया? ये बोहलर जो था, बोहलर ये कार्बनिक यौगिक जो है तो बाबू बर्जिलियस का कहना था कि जितना भी कार्बनिक यौगिक होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रयोगशाला में, लैब में नहीं बना सकते हैं। क्लियर? मतलब कृत्रिम रूप से जो है कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकते। लेकिन इसी का स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, जिसका नाम बोहलर था, वो कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला मतलब लैब में कृत्रिम तरीका से, कृत्रिम रूप से बना दिया। क्लियर? जब उसका स्टूडेंट बोहलर कृत्रिम रूप से कार्बनिक यौगिक को बना दिया तो ये जो बर्जिलियस के दिया गया जो ये सिद्धांत था ये क्या हो गया? ये अमान्य हो गया। क्लियर? तो कार्बनिक यौगिक को कृत्रिम रूप से बना देने के कारण जो होता है वो बर्जिलियस के द्वारा दिया गया जो जैव शक्ति का सिद्धांत होता है वो क्या हो गया? अमान्य हो गया। क्लियर? इनवैलिड हो गया। क्लियर? तो ये जो बोहलर था, बोहलर ये सबसे पहले क्या किया? अमोनियम साइनाइड से यूरिया को बनाया। क्या बनाया? अमोनियम साइनाइड। क्लियर? किससे बनाया? अमोनियम क्लियर? अमोनियम साइनेट। क्लियर? तो इसका ये जो बोहलर था ये क्या किया? अमोनियम साइनेट को, किसको? अमोनियम साइनेट को गर्म करने के बाद, अमोनियम ये जो साइनेट दिख रहा है ये अमोनियम साइनेट को गर्म करने के बाद क्या बन गया? यूरिया बन गया। क्या बन गया? यूरिया। क्लियर? और ये यूरिया जो है, यूरिया ये जो है कार्बन कंपाउंड है। ये क्या है? कार्बन यौगिक है। ये क्या है? ये जो है कि कार्बनिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक। क्लियर? तो यहां हम जो समझ रहे थे
जैव शक्ति का सिद्धांत तो बहुत आसान है। जैव शक्ति का सिद्धांत, जैव शक्ति का सिद्धांत जो दिया था उस व्यक्ति का क्या नाम था? उस व्यक्ति का नाम था बर्जिलियस। क्या नाम था? बर्जिलियस। बर्जिलियस का कहना था कि कार्बनिक यौगिक को जो है हम वो क्या कर सकते हैं, किसी लैब में, किसी प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीका से नहीं बना सकते हैं। क्लियर? लेकिन बर्जिलियस का ही जो स्टूडेंट था जिसका नाम बोहलर था, क्लियर, वो क्या क्या कार्बनिक यौगिक को कृत्रिम तरीका से प्रयोगशाला में बना दिया। क्लियर? जिससे क्या हुआ, बर्जिलियस के द्वारा दिया गया जैव शक्ति का सिद्धांत क्या हो गया? अमान्य हो गया। क्लियर? इसके अलावे हम बात करें तो ये बोहलर जो था ये अमोनियम साइनेट को, किसको? अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया, अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो किसका निर्माण हो गया? यूरिया का। किसका निर्माण हो गया? यूरिया का। क्लियर? और यूरिया जो है वो एक कार्बनिक यौगिक है। यहां तक बात समझ आ गया होगा? क्लियर? यहां तक बात समझ आ गया है? क्लियर? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला यदि बात करें, अगला जब हम बात करें तो अगला अपना बात करेंगे अपरूप के बारे में। किसके बारे में? अभी थोड़ा देर हम पहले जब बात कर रहे थे कि कार्बन यौगिक की जो संख्या है वो 4 करोड़ से भी ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है। कार्बन यौगिक का इतना संख्या होने के पीछे रीजन ये है कि कार्बन यौगिक में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। अपरूपता का गुण पाया जाता है, समयवता का गुण पाया जाता है, अपने अपने में जुड़ने के गुण पाया जाता है। अपने आप में जुड़ करके वो एक श्रृंखला बना सकता है। क्लियर? वो एक शाखाएं में जुड़ सकता है, वो बंद श्रृंखला भी बना सकता है। क्लियर? ये तमाम गुण के कारण जो होता है कार्बन यौगिक क्या होता है? बहुत ज्यादा संख्या में पाया जाता है। क्लियर? उसी में हम सबसे पहला जो बात करेंगे उसका नाम है क्या? अपरूप के बारे में। किसके बारे में? अपरूप। ये जो है ये अपरूप है। क्या है? अपरूप के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लियर? इसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप्स। क्लियर? अब हम ये समझते हैं कि ये एलोट्रॉप्स होता क्या है, अपरूपता क्या होता है। क्लियर? तो अपरूपता का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक जो होता है रूप में उपलब्ध होना ही क्या कहलाता है? अपरूपता। किसी तत्व का 2 या 2 से अधिक रूप में पाए जाना ही क्या कहलाता है? अपरूप कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरूप। क्या कहलाता है? अपरूप। मतलब 2 या 2 से अधिक रूप में। तो अपरूप जो है, अपरूप ये ज्यादा जो है कोई कठिन बात नहीं है। क्लियर? अपरूप उसी को बोलते हैं जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक जो होता है रूपों में पाया जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? अपरूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरूपता। क्लियर? क्लियर? अब हम जब अपरूप का बात करते हैं तो कार्बन का बहुत सारा अपरूप है। कार्बन का बहुत सारा अपरूप है। इसका हम उदाहरण का बात करें तो उदाहरण में पता है कि जो कार्बन का जो अपरूप होगा, क्लियर, वो पहला तो हीरा होगा। ये तो पता ही है। क्या होगा? हीरा है कार्बन का अपरूप। क्या है? हीरा। हीरा के अलावे जो है ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट। इसके अलावे जो है बकमिस्टर फुलेरिन C16। क्या? इसके अलावे जो है C16, इसको हम फुलेरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो फुलेरिन है जिसको बकमुस्टर फुलेरिन बोलते हैं, ये 3 वो जो है ये कार्बन का अपरूप होता है। क्लियर? इसके अलावे कोयला भी है, वो कार्बन का ही अपरूप होता है। क्लियर? तो कहने का मतलब है किसी तत्व का एक से मतलब किसी कार्बन का 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाना ही क्या कहलाता है? अपरूप कहलाता है। क्लियर? अब इसमें एग्जांपल का बात करें तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलेरिन हो गया, ये सारा कार्बन का अपरूप होता है। अब हम इसका गुण के बारे में बात करें, कि अपरूपता का गुण क्या होता है। तो ये गुण जो है गुण का बारे में बात करेंगे तो इसका रासायनिक गुण समान होगा। क्या होगा? अपरूपता का जो रासायनिक गुण होता है, क्या? रासायनिक गुण।
रासायनिक गुण जो होगा ये क्या होगा, ये समान होगा। सारा अपरूप का रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है। लेकिन इसका भौतिक गुण के बारे में बात करें, क्या बात करें, भौतिक गुण। तो जैसा कि बोर्ड पे हम बता रहे हैं कि अपरूपता का जो गुण के बारे में बात करें कि जितना भी अपरूप रहेगा उसका रासायनिक गुण क्या रहेगा, वो समान रहेगा। रासायनिक गुण क्या रहेगा, रासायनिक गुण समान रहेगा, लेकिन भौतिक गुण उसका क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। भौतिक गुण का मतलब होता है फिजिकल गुण। क्या होगा, भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे तो उसका फिजिकल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब फिजिकल कंडीशन के बारे में रंग रूप आकार आकृति अवस्था ये सब क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, भौतिक गुण में बात करें तो रंग के बारे में हो गया, रंग हो गया, इसका रूप हो गया, क्लियर, आकार हो गया, आकार, आकृति हो गया, क्या हो गया, आकृति, प्रकृति हो गया, क्या हो गया, इसका प्रकृति हो गया। प्रकृति को ही हम बोलते हैं अवस्था। क्या बोलते हैं, अवस्था। तो ये सारा जो है ये सब आता है किसमें, भौतिक गुण में। किसमें आता है, भौतिक गुण में। भौतिक गुण उसको बोलते हैं जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, क्लियर। जिसको हम आंखों से देख सकते हैं वो सारा किसमें आ जाएगा, भौतिक गुण में आ जाएगा, क्लियर। और अंदर की जो गुण है, क्लियर, जिसको हम आसानी से देख नहीं सकते हैं वो सारा किसमें आ जाएगा, रासायनिक गुण में आ जाएगा, क्लियर। यहां तक बात समझ आ गया कि जो अपरूप होगा उसका रासायनिक गुण क्या होगा बाबू, समान होगा, लेकिन उसका जो भौतिक गुण होगा, भौतिक गुण मतलब रंग रूप आकार आकृति प्रकृति अवस्था ये सारा क्या होगा, अलग अलग होगा। यहां तक बात समझ आ गया, चलो बहुत बढ़िया। यहां तक बात समझ आ गया तो अब अपना जो है दो चीज है जिसको हम पढ़ेंगे। दो चीज क्या पढ़ेंगे, तो दो चीज में पहला जो देखो तो यहां लिखा हुआ है हीरा। क्या लिखा हुआ है, हीरा। दूसरा क्या लिखा हुआ है, ग्रेफाइट। अब हम ये भी जानेंगे कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इधर हम हीरा लिखे, क्या लिखे, हीरा, हीरा, क्लियर। और इधर अपना क्या लिख दे, इधर अपना लिख दे ग्रेफाइट। क्या लिख दे, ग्रेफाइट। तो अब हम यही जानेंगे कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या क्या अंतर है। ये अपना हो गया बाबू ग्रेफाइट और ये क्या हो गया, हीरा। तो हीरा और ग्रेफाइट में जब अंतर का बात करेंगे तो बात तो सबको पता है कि दुनिया का सबसे जो मजबूत पदार्थ है, दुनिया का सबसे जो मजबूत पदार्थ है वो कौन सा है, हीरा। कौन सा है, हीरा। इसका मतलब कि हीरा जो होता है ये ठोस अवस्था में होगा। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। ये जो होगा ये किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में, क्लियर। ठोस अवस्था में, क्लियर। मतलब दुनिया का सबसे मजबूत चीज है हीरा, तो ये ठोस ही होगा। जबकि इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें तो ये सॉफ्ट मुलायम तरह का होता है। किस तरह का होगा, मुलायम होता है। क्या होता है, ये मुलायम होता है, क्लियर। ये ज्यादा ठोस नहीं होता है, क्लियर। ये जो पेंसिल का नोक होता है, पेंसिल का नीडल नुकीला वाला जो होता है पेंसिल, वो क्या है, वो ग्रेफाइट का ही बना हुआ होता है, क्लियर। जिससे हम पेंसिल, जिस पेंसिल से हम लिखते हैं, क्लियर, वो सारा वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का, क्लियर। इसके अलावे बैटरी में जो हम इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग करते हैं वो भी किसका होता है, ग्रेफाइट का ही होता है, ग्रेफाइट का ही होता है। अब हीरा का बात करें तो हीरा में जो कार्बन परमाणु होगा वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा। क्या होगा, जुड़ा रहता है। कहने का मतलब है कि हीरा में जो कार्बन परमाणु होगा वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है, क्लियर। जबकि ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट में जो होता है कार्बन की परमाणु वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। बाकी एक जो कार्बन परमाणु रहता है वो क्या रहता है, वो फ्री अवस्था में रहता है। क्या, वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, क्लियर। तो इसमें बात करें, इसमें तो हीरा में जो कार्बन परमाणु होगा, क्या, कार्बन परमाणु, क्लियर, वो अन्य
तो क्या बताए कि कार्बन परमाणु, हीरा में जो कार्बन परमाणु होगा वो जो होता है वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ क्या होगा, वो जुड़ा रहता है, वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है। क्लियर। तो जबकि ये बात करें, ये ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट में बोले कि ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु रहता है वो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है और एक कार्बन परमाणु जो होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। ये जो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु होगा, ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु होता है वो जो होगा अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। क्या? तो जैसा कि बताए कि कार्बन का बारे में, हीरा के बारे में बात करें तो हीरा में जो है कार्बन परमाणु होता है वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हीरा में फ्री कार्बन, मतलब जो स्वतंत्र कार्बन एटम होगा, स्वतंत्र कार्बन परमाणु होता है वो नहीं होता है। क्लियर। तो स्वतंत्र कार्बन परमाणु, स्वतंत्र संयोजकता नहीं होने के कारण जो होता है हीरा जो होता है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। क्लियर। जबकि ये जो ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट में जो होता है कार्बन वो अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है और एक जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। इसी स्वतंत्र अवस्था के कारण क्या होता है कि ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का क्या है, सुचालक है। ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। यहां तक बात क्लियर। अगला के बारे में, स्लाइड के बारे में बात करें, अगला स्लाइड के बारे में बात करें तो इधर अपना पढ़ रहे थे हीरा के बारे में, डायमंड, और इधर जो था अपना डिस्कस कर रहे थे ग्रेफाइट के बारे में। किसके बारे में? ग्रेफाइट। क्लियर। तो ये अपना था हीरा और इधर था ग्रेफाइट। जैसा कि बता दिए थे कि जो हीरा होता है वो अन्य 4, हीरा में जो कार्बन परमाणु होगा वो 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होगा। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है कि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु जो होगा वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है। एक जो है फ्री अवस्था में रहता है, जिसके कारण वो क्या होता है, ये सुचालक होता है। तो ये जो होता है ना विद्युत का कुचालक होता है। किसका? ये जो होता है हीरा, ये विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? ये विद्युत का कुचालक होगा। ये क्या होता है? ये विद्युत का जो होगा वो कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। जबकि ग्रेफाइट के बारे में बात करें, किसके बारे में? ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। तो ये जो हो गया ये विद्युत का सुचालक होता है। ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर। इसके अलावे बात करें, क्लियर, इसका संक्रमण का बात करें, संकरण के बारे में, किसके बारे में? संकरण के बारे में। तो ये संकरण इसका होता है sp3। क्या हो जाएगा? sp3। जबकि इसका संकरण क्या होता है, इसका संकरण के बारे में बात करें, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा sp2। ये क्या हो जाता है? sp2। क्या हो जाता है? sp2। क्लियर। इसका संरचना के बारे में बात करें, क्या बात करें? संरचना। तो इसका संरचना त्रियामी होता है। क्या होता है? त्रियामी। क्लियर। जबकि इसका संरचना जो होता है वो षष्ठ फलकीय होता है, षष्ठ कोणीय। क्या होता है? इसका संरचना का बात करें तो ये कैसा होता है? षष्ठ कोणीय। क्या होता है? षट कोणीय संरचना होता है। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत?
षष्ठकोणीय संरचना होता है। क्लियर। तो ये सारा चीज जो है याद रखने की बात है। तो यहाँ जो है हम तमाम चीज के बारे में बात किए हैं कि ये जो हीरा और ग्रेफाइट में जो है क्या अंतर है। क्लियर। तो यहाँ हम जब बात कर लिए हैं, थोड़ा एक बार देख लेते हैं क्या क्या बात किए हैं। तो सबसे पहले यही बताए हैं कि हीरा जो होता है ठोस अवस्था में होता है, ये मुख्य रूप से मुलायम होता है। ये इसका जो उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का, वो जो होता है इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाता है। क्लियर। पेंसिल का जो नोक होता है वो भी क्या होता है ग्रेफाइट का, वो बहुत क्या होता है मुलायम होता है। इसमें क्या होता है हीरा में जो कार्बन परमाणु होगा वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ करके त्रियामी संरचना बनाता है। कहीं साथ त्रियामी संरचना बनाएगा। क्लियर। इसके अलावा ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो ये मुलायम होता है। ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु होगा वो अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है, और एक कार्बन परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में होता है, और एक कार्बन परमाणु के स्वतंत्र अवस्था में होने के कारण ही क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर। ये विद्युत का क्या होगा, सुचालक होता है। इसके अलावा बात किए कि हीरा जो होता है वो विद्युत का क्या हो जाएगा, हीरा जो होता है वो विद्युत का होता है कुचालक, और ग्रेफाइट जो होगा वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक। क्लियर। इसके अलावे जो हम बात किए, इसका संकरण sp2 होता है, इसका संकरण sp3 होता है। इसमें त्रियामी संरचना होता है, और इसमें क्या होता है, षष्ठकोणीय संरचना होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। चलो अब हम बात करेंगे अगला जो रूप बात करेंगे। अभी हम कार्बन का क्या बात कर रहे हैं, कार्बन के गुण के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर। तो अपरूप बात कर लिए। अपरूप के बाद अब हम बात करेंगे समयवता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अपरूप के बाद हम बात करेंगे समयवता के बारे में। क्लियर। तो यहां हम समयवता लिखे, क्या लिखे, ये जो है ये क्या है, समयवता। इसको बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। क्लियर। यहां तक बात क्लियर। तो अब हम यही देखेंगे कि ये समयवता क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आइसोमर क्या कहता है कि समयवता जो होता है, कहता है कि किसी भी यौगिक का आणविक सूत्र क्या होना चाहिए, समान होना नहीं चाहिए। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि उसका जो है संरचना सूत्र क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, लेकिन आणविक सूत्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यौगिक के बारे में बात करेंगे। समयवता क्या कहलाता है, तो समयवता में याद रखना है कि यौगिक का किसी भी यौगिक का क्लियर। तो समयवता क्या कहता है कि किसी भी यौगिक का आणविक सूत्र क्या होना चाहिए, किसी भी यौगिक का आणविक सूत्र जो होना चाहिए, वो आणविक सूत्र का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, आणविक सूत्र का मतलब हो गया बाबू मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर। आणविक सूत्र क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए समान। जबकि संरचना सूत्र के बारे में बात करें, संरचना का मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर। तो कार्बन यौगिक का ये भी गुण होता है कि उसमें समयवता का गुण देखने को मिलता है। समयवता का मतलब यही है कि यौगिक का आणविक सूत्र तो समान होना चाहिए, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, उसका जो होना चाहिए संरचना सूत्र क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। क्लियर। अभी जो है गुण याद रखना है। जब हम आइसोमर को डिटेल में पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म समयवता को डिटेल में पढ़ेंगे,
तो हम ये बात एक एग्जाम्पल से भी बात करेंगे। अभी इसका परिभाषा याद रखना है। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गया। अब समयवता के बारे में बात करें, क्या बात करेंगे समयवता में? तो कार्बन यौगिक, उस यौगिक में समयवता का गुण देखने को मिलता है जिसमें कार्बन की संख्या 4 या 4 से अधिक हो। क्या हो? 4 या 4 से अधिक हो। 3 बला में, मतलब जिस कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 3 हो, उसमें यह समयवता का गुण नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जिस कार्बनिक यौगिक में, जिस कार्बनिक कंपाउंड में कार्बन की संख्या 4 या 4 से अधिक होता है, उसमें समयवता का गुण देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये समयवता के बारे में बात करें तो इसमें कार्बन की संख्या, यौगिक में कार्बन की संख्या कितना होना चाहिए? 4 या 4 से अधिक। क्लियर? तो ये भी लिख लो। तो जैसा कि हम बोले कि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि समयवता के बारे में, कि समयवता में क्या होता है कि अणुसूत्र क्या होता है? वो समान होता है। क्या होता है? अणुसूत्र जो होगा वो क्या होता है बाबू? वो तो समान होगा। अणुसूत्र जो होता है वो समान होता है और संरचना सूत्र क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गया। चलो आगे जब हम बात करें तो हम बताए थे कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या क्या होना चाहिए? 4 या 4 से अधिक होगा तभी वो यौगिक जो है वो समयवता का गुण दिखाएगा। यहां तक बात क्लियर? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। आगे जब हम बात करेंगे तो आगे जो है हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन। क्या बात करेंगे? इतना सारा चीज याद रखना है, ये समयवता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या बात करेंगे? हाइड्रोकार्बन। जब हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे ये है हाइड्रोकार्बन। क्लियर? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अब हम सबसे पहले यही समझेंगे कि हाइड्रो मतलब, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन। सबको पता है, बहुत इजी चीज है कि हाइड्रो का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। क्या हो गया? हाइड्रोजन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब क्या हो गया? कार्बन। क्लियर? कार्बन का मतलब क्या हो गया? कार्बन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? कहता है कि वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? तो वैसा यौगिक, क्या? वैसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। क्लियर? तो जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो जो भी वो यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन हो उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। क्लियर? हाइड्रोकार्बन यौगिक। यहां तक बात समझ आ गया? ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो हाइड्रोकार्बन वही है कि जो भी यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा फंडा क्लियर है। अगला हम बात करेंगे कि ये जो हाइड्रोकार्बन है, क्या ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो हाइड्रोकार्बन है ये मुख्य रूप से दो तरह का होता है। कितना तरह का? ये जो हाइड्रोकार्बन है मुख्य रूप से दो तरह का होता है। क्लियर? पहला जो है,
पहला जो है इसका नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है? संतृप्त। पहला जो है इसका नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पहला आ गया अपना संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया अपना संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर? दूसरा इसका बात करें तो दूसरा जो अपना आता है, दूसरा जो अपना आ जाएगा वो आता है असंतृप्त। क्या आता है? दूसरा आता है अपना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब Sc। क्लियर? तो ये दो तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, पहला होता है संतृप्त और दूसरा क्या हो जाता है? असंतृप्त। क्लियर? सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको बोलेंगे सेचुरेटेड। क्या बोलेंगे बाबू? इसको बोलेंगे सेचुरेटेड। ये होता है अपना सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये जो होता है ये होता है अनसेचुरेटेड। क्या होता है? ये जो है अपना ये होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त। यहां तक बात क्लियर? इसके अलावे हम जब संतृप्त का बात करेंगे तो संतृप्त में आता है एल्केन। क्या आता है? एल्केन। क्या आता है? संतृप्त में आता है एल्केन। क्या आता है बाबू? एल्केन। एल्केन। क्लियर? जबकि इसमें बात करेंगे तो इसमें आता है एल्कीन। क्या आता है? अल्काइन। क्लियर? तो ये बात याद रखना है। क्या याद रखना है? तो एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया। क्या हो गया? एल्काइन। क्लियर? एल्काइन। क्लियर? यहां तक बात क्लियर? अल्काइन। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये याद रखना है कि जो ये हाइड्रोकार्बन होता है ये मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक बोलते हैं संतृप्त, दूसरा क्या बोलते हैं? असंतृप्त। क्लियर? ये संतृप्त में बात करें तो संतृप्त में आता है अपना एल्केन। क्या आ गया? एल्केन। क्लियर? और असंतृप्त में बात करेंगे तो एल्कीन और एल्काइन आ जाता है। एल्कीन और एल्काइन आ जाता है। क्लियर? इसको हम क्या करेंगे? अच्छे से हम बात करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एल्केन। एल्केन क्या है बाबू? एल्केन। जब हम एल्केन के बारे में बात करेंगे, एल्केन के बारे में बात करेंगे, एल्केन के बारे में जब हम बात करेंगे तो एल्केन का जो सामान्य फार्मूला होगा, सामान्य सूत्र होगा, सबसे पहले हम यही एल्केन समझते हैं। होता क्या है? जब कार्बन यौगिक में कार्बन जो होता है एक दूसरे से सिंगल आबंध के द्वारा जुड़ा हुआ हो, एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? एल्केन समूह। क्या बोलेंगे? एल्केन समूह। क्लियर? तो एल्केन समूह क्या होता है कि कार्बन जो है, क्या ये जो कार्बन है वो एक दूसरे से क्या होगा? कार्बन जो होता है तो जैसा कि बताइए कि
संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो पहला जो है इसका समूह, उसका नाम है एल्केन। तो एल्केन समूह में क्या होता है कि यौगिक में जो कार्बन होगा, कार्बन, वो क्या होता है, एकल आबंध बंध या बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। क्लियर। एल्केन जो होगा, एल्केन, ये चूंकि संतृप्त है तो ये ज्यादा क्रियाशील नहीं होता। ज्यादा क्रियाशील क्या होता है, असंतृप्त। क्लियर। तो ये जो होता है ज्यादा क्रियाशील नहीं होता है। क्लियर। यहां तक बात क्लियर। असंतृप्त जो होता है एल्कीन और एल्काइन जो होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है। क्लियर, इसके तुलना में। क्लियर। इसके अलावा इसका समान सूत्र का बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, समान सूत्र के बारे में बात करेंगे। क्लियर। क्या बात करेंगे, जनरल फार्मूला इसका बात करेंगे। क्या बात करेंगे, जनरल फार्मूला बारे में बात करेंगे। समान सूत्र के बारे में बात करें। क्लियर। तो समान सूत्र जो इसका होगा, समान सूत्र जो इसका होता है वो हो जाएगा क्या बाबू, CnH2n और प्लस में 2। क्लियर। ये इसका क्या होता है बाबू, समान सूत्र होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक दिक्कत नहीं आती। ये जो n है, n बराबर होता है कार्बन की संख्या। क्या होता है बाबू, कार्बन की संख्या। क्लियर। कार्बन परमाणु की संख्या। क्लियर, कार्बन की संख्या। यहां तक भी क्लियर। n का मान जो है तुम ले सकते हो 1 2 3 4, यहां से अनंत तक ले आ जा सकता है। क्लियर। यहां तक बात समझ आ गया कि एल्केन जो होता है वो एक दूसरे से, इसमें कार्बन परमाणु क्या होता है, एकल आबंध के द्वारा, एकल बंध के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। क्लियर। ये जो होता है असंतृप्त के तुलना में क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। क्लियर। समान सूत्र का बात करें तो ये क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है। क्लियर। अब n जो है, n वो क्या है, कार्बन की संख्या जो 1 2 3 4 ले सकते हैं। क्लियर। चलो, अब इसको आगे पढ़ने से पहले कुछ चीज जान लेना बहुत जरूरी है, जिसको याद रखना है। क्लियर। अब वो चीज क्या है, जब कार्बन की संख्या, इधर है कार्बन की संख्या, ये क्या है, ठीक है। जब कार्बन की संख्या क्या रहे, 1, क्या रहे, 1 रहे, तो 1 वाला को क्या बोलेंगे, मेथ। क्या बोलेंगे, मेथ, मेथ। क्लियर। जब कार्बन की संख्या 2 रहे, क्या रहे, 2 रहे, तो उसको बोलते हैं एथ। क्या बोलेंगे, एथ। ठीक है। जब कार्बन की संख्या 3 रहे तो 3 वाला को क्या बोलेंगे, प्रोप। क्या बोलेंगे, मेथ एथ प्रोप। क्या बोलेंगे, प्रोप। क्लियर। प्रोप। कार्बन की संख्या जब क्या रहे, 3 रहे, तो उसको बोल लेंगे प्रोप। क्लियर। जब कार्बन की संख्या 4 रहे, क्या रहे, 4, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्यूट। क्या बोल लेंगे बाबू, ब्यूट। क्या बोल लेंगे, ब्यूट। इंग्लिश में इसको लिखते हैं BUT। क्लियर। ये बात समझ आ गया, ये बात समझ आ रहा है। अगर जो कार्बन की संख्या 5 रहे तो इसको बोलेंगे पेंट। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अपना पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट। क्लियर। PANT। ठीक है। कार्बन की संख्या 6 रहे तो इसको हम क्या बोल लेंगे, 6 को हम क्या बोल लेंगे, हेक्स। क्या बोलेंगे, हेक्स। क्लियर। जब कार्बन की नंबर 7 रहे तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैप्ट। क्या बोल लेंगे, हैप्ट। हैप्ट। क्लियर। 8 रहे तो क्या बोलेंगे, ऑक्ट। क्या बोल लेंगे, ऑक्ट। 8 रहे तो क्या बोल लेंगे, ऑक्ट। ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। 9 रहे, 9, क्लियर, तो इसको बोलेंगे नोन। क्या बोलेंगे, नोन। क्या बोल लेंगे, नोन। क्लियर।
और जब 10 रहे तो 10 को बोलते हैं डैक। क्या बोलते हैं? डैक। क्लियर? तो ये बात याद रखना है कि जब कार्बन की संख्या क्या रहे? एक रहे। क्या रहे? एक रहे, तो उसको हम बोल रहे हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नोन और डैक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कि यहां हम क्या करते हैं, कार्बन की संख्या ले लिए एक। क्या ले लिए? n बराबर ले लिए एक। क्लियर? जब n बराबर एक ले लिए तो इसको हम कहां रखे? इस फार्मूला पे रखो। तो क्या हो गया? C1, n का जगह 1 रखे, 1, 2 गुना n है तो 2 गुना 1 रखो, प्लस क्या है? 2 है। क्लियर? यही है। ये n का मान जो है इसके ऊपर हम रख दिए। अब इसको देखो तो C1 मतलब C, अब देखो 2 गुना 1 का 2 कितना हो गया? 4, तो C कितना हो गया अपना? 4। तो यहां देखो एक यौगिक अपना मिल गया। ये एक क्या मिल गया? ये एक यौगिक मिल गया। क्लियर? तो जब इस फार्मूला पे हम कार्बन का मान, कार्बन n का मान 1 लिए तो वहां एक हमको यौगिक मिला जिसका नाम है CH4। क्या नाम है? CH4। इसका अभी हमको नाम नहीं पता है, नाम लिखना सीखेंगे। तो जब नाम लिखना सीखेंगे, नाम लिखना अगर जो हम सीखे तो अपना जो यौगिक मिला, कौन सा यौगिक? यौगिक जो मिला, ये जो यौगिक मिला वो कौन सा मिला? CH4। क्लियर? अब इसका नामकरण सीखे कि नामकरण कैसे होता है। नामकरण का बारे में बात करेंगे। नोमेनक्लेचर, क्या बात करेंगे? नोमेनक्लेचर। क्लियर? जब इसका नामकरण के बारे में बात करेंगे तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें जितना कार्बन है, क्या जितना इसमें कार्बन है वो लिखना है। तो एक वाला, यहां कार्बन कितना है? एक। कितना है? एक। एक वाला को हम क्या बोले थे? एक वाला को बोले हैं मेथ। क्या बोले हैं? मेथ। क्या बोले हैं? मेथ। तो सबसे पहले अपना क्या लिख दो? मेथ लिख दो। क्या लिख दो? मेथ। क्लियर? और इसमें क्या जोड़ना है? एन। क्या? एन। क्योंकि एल्केन पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? एल्केन समूह। तो जब एल्केन पढ़ा रहे थे, एल्केन। क्लियर? तो इसमें जो है क्या जोड़ देना है? एन। क्लियर? एन या केन जोड़ सकता है। क्या जोड़ सकता है? मिथेन। एन, एन। इसमें तुम जोड़ दो मिथेन, एन जोड़ सकता है। क्या जोड़ सकता है? एन, ANE। ये क्या कर सकता है? जोड़ आ जाता है। क्लियर? तो जब हम मेथ में एन जोड़ेंगे, क्या जोड़ दिए? मेथ में एन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। क्लियर? मेथेन। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गया? तो ये बात याद रखना है। क्लियर? कि इस ग्रुप में, एल्केन ग्रुप में हम क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ लेते हैं। इंग्लिश में बहुत बढ़िया है, मेथ को हम क्या बोलते हैं? METH। मेथ। जोड़ना क्या है? एन, ANE। तो ये क्या हो गया? मिथेन। METHANE। बात समझ आ गया? जब अब हम इसका नाम लिख लिए, क्या लिख लिए? नाम लिख लिए, तो अब हम इसका संरचना सूत्र लिख लेते हैं। कौन सा सूत्र? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र के बारे में बात करेंगे। CH4 का हमको लिखना है संरचना सूत्र। तो ये जो कार्बन है, कार्बन, इसको हमेशा क्या लेते हैं? कार्बन को हमेशा लेते हैं बीच में। क्या ले लिए? कार्बन को हमेशा लेते हैं, कार्बन को हमेशा हम लेते हैं बीच में। तो ले लिए। बाकी हाइड्रोजन कितना है? 4। और हम बताए थे कि एल्केन में जो होता है कार्बन परमाणु जो होता है, क्या होता है? एकल बंध के द्वारा जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि चारों हाइड्रोजन जो होगा वो एकल बंध के द्वारा क्या होगा? जुड़ा होगा। चारों कार्बन क्या है? एकल बंध के द्वारा जुड़ा होगा। तो इस तरह से इसको कार्बन को सजा दो, रख दो। तो ये अपना हो गया, क्या हो गया? ये हो गया अपना संरचना सूत्र। क्लियर? इसका अगर जो लेविस डॉट संरचना लिखना है तो कुछ नहीं करना है। कार्बन यहां, हाइड्रोजन यहां डाल दो, हाइड्रोजन यहां और हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां। क्लियर? पिछले क्लास में बता चुके हैं कि कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। तो एक यहां डालो,
एक यहाँ डाल दो, एक यहाँ और एक यहाँ, क्लियर। और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में भी होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ डाल दो एक इलेक्ट्रॉन, और ये डाल दो एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ डाल दो एक इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और हम बताए हैं कि हाइड्रोजन को अस्थाई प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, इससे क्या कर लिया, साझा कर लिया, साझेदारी कर लिया। ये हाइड्रोजन क्या कर लिया, इससे साझेदारी कर लिया। ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो हम ये पिक्चर को देख रहे हैं, ये चित्र को देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अस्थाई प्राप्त करने के लिए कार्बन को भी बाहरी कक्षा में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए? 8। तो कार्बन भी क्या करेगा, सारा हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, और एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के वो क्या हो गया, अस्थाई हो गया, क्लियर। ये है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, क्लियर। इसी चीज को हम देखें कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, हिस्सेदारी। और पिछले क्लास में बताए थे एक एक इलेक्ट्रॉन का हिस्सेदारी होगा तो एकल बंध बनेगा। क्या बनेगा? एकल बंध, क्लियर। इसी चीज को अपना लिख सकते हैं CH4, क्लियर। और ये क्या है? ये है मीथेन। क्या है? मीथेन, क्लियर। तो ये बात समझ आ गया होगा, ये बात समझ आ गया होगा, क्लियर। इसका अगला एग्जांपल ले, मान लो कि n बराबर ले लिए 4। क्या ले लिए? n बराबर अपना ले लिए 4। क्या ले लिए? 4। अब देखते हैं कि जब कार्बन की परमाणु की संख्या अगर जो 4 होगा, ठीक है, तो इसका यौगिक कैसा होगा। तो हम बताए हैं सामान्य सूत्र, हम बता चुके हैं। क्या बताए हैं कि CnH2n और क्या होता है, +2। क्या होता है? CnH2n +2 होता है। यहां तक बात क्लियर। चलो, यहां तक बात क्लियर हो गया तो हम n के बराबर क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। क्या रख देंगे? n के बराबर हम रखते हैं 4। तो जब हम यहां 4 रखेंगे तो 2 गुना 4 और प्लस अपना लिख लिए 2। अब देखो क्या हो जाएगा, C4, 4 गुना 8 और 2 क्या हो जाएगा? 10। तो H क्या हो गया? 10। अब C4H10 ये अपना एक यौगिक मिला। क्या मिल गया? ये एक यौगिक मिला। अब इसका नाम अभी मेरे को भी नहीं पता है, नाम लिखना सीखेंगे, क्लियर। अब जब हम इसका नेमिंग के बारे में बात करेंगे, इसका नाम के बारे में बात करेंगे, नामकरण के बारे में बात करेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए हम बताए हैं कि कार्बन की संख्या कितना है। तो गिनो, कार्बन की संख्या कितना है? 4। क्या है? 4। और 4 वाला को क्या बोलते थे? 4 वाला को अपना बोलते थे ब्यूट। क्या बोलते थे? ब्यूट। क्या बोलते थे? ब्यूट, क्लियर। 4 वाला को क्या बोलते थे? ब्यूट, क्लियर। यहां तक समझ आ गया है। तो 4 वाला को बोलते हैं ब्यूट। तो यहां पहले लिख लो ब्यूट। क्या लिखो? यहां लिख लो ब्यूट। क्या लिख लो? ब्यूट। और इसमें जोड़ना क्या है? एन। क्या जोड़ना है? एन। क्या जोड़ देना है? एन, क्लियर। तो ये अपना जोड़ दिए हैं एन, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद सीखा होगा, तो इसको बोल लेते हैं ब्यूटेन। क्या बोल लेते हैं? ब्यूटेन, क्लियर। इंग्लिश में देखें तो 4 वाला को बोलते हैं ब्यूट, BUT, ब्यूट। और बोले थे कि ये जो एल्केन ग्रुप है, क्या है? एल्केन। तो लास्ट में अपना क्या जोड़ना है? ANE जोड़ना है। तो यहां जोड़ दो ANE। तो क्या हो जाएगा? BUTANE, ब्यूटेन, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? अब हम ब्यूटेन का जो है संरचना सूत्र देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका क्या देख लेते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लुईस। क्या देख लेते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्लियर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो कार्बन कितना है बाबू? 4। तो सबसे पहले अपना क्या करो? 4 कार्बन को रख दो। क्या कर दो? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को अपना एक लाइन में रख दिए, क्लियर। अब 4 कार्बन को रख दिए तो कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4-4। तो 4-4 दिखा दो, क्लियर। 4-4 दिखा दो। एक इधर दिखा दो, एक इधर, एक इधर दिखा दो और एक इधर दिखा दो, क्लियर। दिखा दिए 4, क्लियर। इस कार्बन में भी कितना होगा? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4।
तो यहां भी 4 बढ़िया से दिखा दो। क्लियर? यहां भी होगा 4 तो यहां भी दिखा दो। अब कार्बन के बाहरी कक्षा में 4-4 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर दिए बाबू? 4-4 इलेक्ट्रॉन को हम दिखा दिए। क्लियर? अब अपना हाइड्रोजन कितना है? 10 गो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को भी क्या करो? दिखाओ। हाइड्रोजन को रख दो 1 2 3। क्लियर? 1 2 हो गया, यहां भी रख दो 1 2 1 2 और 3। देखो हाइड्रोजन 10 हो गया। 3 2 5 2 7 3 10 हो गया। अब हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू? 1 बता चुके हैं। यहां एक एक क्या करे? दिखा दिए। क्लियर? यहां एक एक दिखा दिए। ठीक है? हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो हम क्या किए? दिखा दिए। ठीक है, चलो येलो कलर वाला जो है ये हाइड्रोजन का, यहां तक बात समझ आ गया। क्लियर? अब हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन क्या कर लिया? इससे ले लिया, और ये हाइड्रोजन भी इससे ले लिया। क्लियर? ये भी हाइड्रोजन क्या किया? इससे ले लिया। ये हाइड्रोजन यहां से लेकर के अस्थायी हो गया। सारे हाइड्रोजन को देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, और तुमको पता है जब हाइड्रोजन को 2 मिल जाएगा तो ये अपने पड़ोसी हीलियम की तरह ही क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। क्लियर? तो हाइड्रोजन अपना है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो हो गया अस्थायी। अब कार्बन को चाहिए अस्थायी प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या करेगा? ये भी क्या करेगा? ये कार्बन को देखो तो 1 2 3 4 5 6 1 7, और एक ये कार्बन से लेके ये भी कार्बन क्या हो गया? ये कार्बन देखो अस्थायी हो गया। हो गया। अब ये कार्बन अस्थायी हो गया तो देखो इस कार्बन के बारे में बात करेंगे तो 2 2 4 5 6 7 8, ये कार्बन जो है यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के ये भी क्या हो गया? अस्थायी हो गया। क्लियर? उसी तरह इसका बात करेंगे तो ये भी क्या हो गया? अस्थायी हो जाएगा। यहां से ये लेगा, ये 8 लेकर के अस्थायी हो गया। क्लियर? और ये भी देखो यहां से ये लेकर के ये क्या हो गया? अस्थायी हो गया। तो जब इस पिक्चर को, इस चित्र को देखोगे तो हर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन को 8 मिल गया, सब साझेदारी करके रह गया। क्लियर? इसका संरचना सूत्र के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? संरचना सूत्र के बारे में बात करेंगे। किसका? संरचना सूत्र। तो कुछ नहीं करना है, जितना कार्बन है सबको लाइन में लिख लो। लिख लिए। हाइड्रोजन जितना सिंगल से जुड़ा है सबको सिंगल से एकल बंध से जोड़ दो। क्लियर? कार्बन 1-1 इलेक्ट्रॉन तो 1-1 सिंगल बॉन्ड, ऊपर में 1 हाइड्रोजन, नीचे में ये एकल बंध से जुड़ा है, यहाँ डाल दो ये एकल, और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन इधर। तो ये हो गया संरचना सूत्र। क्लियर? अब सवाल उठता है कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आता है? तो क्वेश्चन जो आता है 2-3 तरीका से आ सकता है। पहला जो है वो अनुसूत्र दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? ये अनुसूत्र दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसका संरचना सूत्र लिखो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अनुसूत्र दे करके कहेगा इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखो। क्लियर? तीसरा ये है कि ये दिया रहेगा और इसको बोलेगा कि इसका क्या है? इसका नाम लिखो। क्या लिखो? नेमिंग लिखो। तो इसमें नेमिंग लिखने के लिए सिंपल सी बात है, देखेंगे कि एकल बंध से जुड़ा है तो किस ग्रुप का होगा? सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कौन सा आबंध से जुड़ा है। एकल आबंध से जुड़ा है तो ये एल्केन होगा। एकल आबंध से जुड़ा है तो ये क्या होगा? एल्केन। क्या होगा? ये एल्केन होगा। क्लियर? एल्केन होगा। और एल्केन का नियम कैसा बताए थे नाम लिखने का? कितना कार्बन है? 5। 5 वाला को कितना है? 4। 4 वाला को बोलते हैं ब्यूट, तो लिख लेगा ब्यूट। क्या लिखेगा? ब्यूट लिख लिए। और इसमें जो अपना मन से जोड़ देगा एन। क्या जोड़ दिया? एन। क्लियर? तो ये क्या हो गया? ब्यूटेन। क्या हो गया? ये हो गया अपना ब्यूटेन। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहां जो है 10 तक जो है, वैसे तो 10 तक इसको करना पड़ता है, लेकिन ये 2-3 जो सीख गया वो पूरा 10 तक अपना बना लेगा। क्लियर? तो ये पिक्चर समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। एक और एग्जांपल ले लिए
तो मान लो कार्बन की संख्या हम ले लेते हैं 5, मतलब n जो है अपना वो क्या ले लिए, 5 ले लिए। क्या ले लिए, 5। तो जब हम n बराबर 5 ले लिए तो देखते हैं कि इसका क्या सूत्र होगा। तो हम बता चुके हैं कि ये जो एल्केन है, कौन सा ग्रुप, एल्केन के बारे में बात करेंगे। ये जो एल्केन है इसका जो हम जनरल फार्मूला या सामान्य सूत्र के बारे में बात किए हैं वो क्या बताए हैं, CnH2n+2। क्या बात किए हैं, CnH2n और प्लस में 2। ये क्या है अपना बाबू, सामान्य सूत्र है, यही सिखाए हैं। आगे बात करें तो n के बराबर रख लो, क्या रख लो, 5। क्या रख लो, 5। तो C हो गया 5, यहां रख लो 2 हो गया, और ये हो गया अपना ये। क्लियर, C हो गया 5, 5 दूना 10, 2 क्या हो गया, 12। तो C हो गया 12। तो यहां अपना एक कोई यौगिक आ गया कि नहीं आया। तो ये अपना एक क्या आ गया बाबू, ये आ गया एक यौगिक। क्लियर, अब इसका नाम हमको लिखना नहीं आ रहा है, यही तो सिखाना है, तुमको भी सिखाना और हमको खुद सीखना है। इसका नेमिंग का बात करेंगे कि नाम कैसे लिखे, नामकरण इसका कैसे करें, नाम कैसे लिखे। तो सबसे पहले हम बताएं कि कार्बन की संख्या को गिनना है। कितना कार्बन है, 5। और 5 वाला को क्या बताए हैं, 5 वाला को देखो क्या बताए हैं, 5 वाला को क्या बताए हैं, पेंट। ये तो याद करना पड़ेगा बाबू, ये याद नहीं करेगा तो खेल खराब हो जाएगा। क्लियर, ये याद करना पड़ेगा। तो 5 वाला को बोलेंगे पेंट। क्या बोल लिए बाबू, 5 वाला को अपना बोलते हैं पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट। तो यहां लिख लिए पेंट। क्या लिख लिए, पेंट। क्लियर, और बोले हैं कि अपना मन से एल्केन में जोड़ दो एन। क्या जोड़ दो, एन। तो यहां से हो गया पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन। क्लियर, तो ये अपना आ गया पेंटेन। नाम पता चल गया। जब नाम पता चल गया तो इसका अब हमको लिखना है क्या, संरचना सूत्र। क्या लिखना है, संरचना सूत्र। क्लियर, तो जब हम इसका संरचना सूत्र लिखेंगे, संरचना सूत्र मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे संरचना सूत्र, तो क्या बताए हैं, प्यार से कुछ नहीं करना है। कार्बन कितना है, 5। तो 5 को क्या करो, 5 को रख दो। क्लियर, और बताए हैं सब क्या होगा, एकल बंध से जुड़ा हुआ होगा। तो सबको क्या करो, एकल बंध से जोड़ो। कार्बन कार्बन के बीच में सब एकल बंध दिखा दो। क्लियर, अब हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन अपना है 12। कितना है, 12। तो सब में क्या करो, एक एक हाइड्रोजन को डाल दो। क्लियर, एक एक हाइड्रोजन को डालने के बाद देखो सब क्या हो गया, सारा जो संयोजकता है वो क्या हो गया, अपना फुलफिल हो गया। क्लियर, तो ये अपना हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। यहां तक बात क्लियर। क्लियर, ये बात समझ आ गया होगा। तो एल्केन जो है अपना क्या हो गया है, खत्म हो गया। एल्केन अपना खत्म हो गया है। एल्केन का जो प्रथम मेंबर का बात किए, प्रथम सदस्य जो था एल्केन का, एल्केन ग्रुप का जो प्रथम सदस्य है, ये जो एल्केन ग्रुप का अपना प्रथम सदस्य था, प्रथम सदस्य, क्लियर, ये जो था वो कौन था बाबू, CH4, जिसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, CH4 को क्या बोलेंगे, मीथेन। क्लियर, CH4। क्लियर, ये जो होता है ये CNG में भी पाया जाता है। किस में पाया जाएगा, CNG में। CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेस्ड, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये याद रखना है। क्लियर, आजकल जो गाड़ी उड़ी जो चलता है वो CNG पे चलता है, यही गैस उसमें भरा रहता है। क्लियर, CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर, ये बात याद रखना है। क्लियर, तो ये सारा चीज जो है अपना आज हो गया कंप्लीट। अगले दिन जो है हम बात करेंगे, अगला जो अपना वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे क्या, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। क्लियर, चलो तो पूरा रिवाइज कर लेना। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।